नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 4 सितंबर 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है ये। कल 5 सितंबर है, टीचर्स डे है कल, तो कल के लिए आपके लिए एक छोटा सा वो है। अगर आप आंसर राइटिंग ज्वाइन करेंगे तो आपको 210 रुपीज़ पड़ेगा। जो 15 अगस्त का ऑफ़र था उसको मैंने 2 दिन के लिए चालू किया है। 5, 6 और 7 में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। बाकी अगर 1 ईयर का लेंगे तो पड़ेगा आपको। देखिए आज का हेडलाइन क्या है और पीटी की तैयारी के लिए आज आपको एमसीक्यू का वीडियो भी मिलेगा। करंट एमसीक्यू आज से शुरू हो जाएगा फिर से, और गाइडेंस रिलेटेड वीडियो जिसमें है कि भाई क्या आगे किस प्रकार से पढ़ा जाए वो भी आज मैं अपलोड करूँगा। तो 3 वीडियोज आज आपको मिलेंगे। पढ़िएगा अच्छे से, ध्यान लगाकर और मन लगाकर, पूरे मन के साथ पढ़िए। जो 70-75 दिन है उसमें अपना 100% से भी ज़्यादा दे सकते हैं तो दीजिए। जितना ज़्यादा हो सकता है मेहनत कीजिए, कोई भी चीज़ कमज़ोर मत रखिएगा। एग्ज़ाम जो होगा वो पिछले साल जैसा ही पेपर होगा, उससे कठिन ही होगा, आसान तो कतई नहीं होने जा रहा है। कट ऑफ भी कोई कम नहीं जाएगा, हाई ही जाएगा, क्योंकि पद अच्छे खासे होंगे तो जम के फॉर्म भरे जाएंगे। एग्ज़ाम में देर भी हो गया है 1.5 महीने से ज़्यादा का, तो इसलिए आप कट ऑफ मान कर चलिए कि पिछले साल से ज़्यादा ही जाएगा। तो मेहनत भी आपको ज़्यादा ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये मौका फिर चूक जाएगा। तो 71 में कितनी सीटें आएंगी कितनी नहीं, ये अभी किसी को भी नहीं पता है। जो मौका हाथ लग रहा है उसमें अपना काम निकालने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। देखिए हेडलाइन क्या है। प्रधानमंत्री मोदी जी ब्रुनोई की यात्रा पर गए हैं। ब्रुनोई की यात्रा पर गए, पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ब्रुनोई की यात्रा की है। इससे पहले भारत का कोई भी प्रधानमंत्री ब्रुनोई नहीं गया था। कल प्रधानमंत्री जी ब्रुनोई की यात्रा पर गए, तो हम लोग ब्रुनोई को देखेंगे ज़रा। और दक्षिणी चीन सागर को लेकर बहुत ही ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। दक्षिणी चीन सागर में भी विवाद चल रहा है, अलग अलग देशों के साथ चीन के विवाद हैं। दक्षिणी चीन सागर को काफ़ी समृद्ध जगह माना जाता है, प्राकृतिक संसाधन के दृष्टिकोण से भी और स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण से भी उसका लोकेशन बड़ा ही अहम माना जाता है। दक्षिण चीन सागर के आसपास के जो देश हैं उनसे हम अपने रिलेशन को प्रगाढ़ कर रहे हैं, और डिफेंस रिलेशन यानी कि रक्षा समझौते हम करेंगे ब्रुनोई के साथ में। हो सकता है कि भारत ब्रुनोई को आने वाले दिनों में तरह तरह के परमाणु हथियार को छोड़कर जो होते हैं गैर परमाणु हथियार, उसकी सप्लाई भी करे भारत। डिफेंस टाइप में हथियार भी आते हैं और भी कई सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो ब्रुनोई को हम लोग देखेंगे, दक्षिण चीन सागर को भी हम लोग ज़रा देखेंगे। दक्षिण चीन सागर के आसपास के जितने देश हैं उन सभी के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं। फिलीपींस के साथ हमने ब्रह्मोस का डील किया था, ब्रुनोई के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं। सिंगापुर की यात्रा पर भी गए प्रधानमंत्री मोदी, हालांकि वो दक्षिण चीन सागर से काफ़ी दूर है। मलेशिया के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं। वियतनाम के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं। वियतनाम के साथ भी डिफेंस टाई हम मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितने भी देश हैं उन सभी के साथ हम अपने रिश्तों को प्रगाढ़ कर रहे हैं ताकि चीन को दक्षिण चीन सागर में घेरा जा सके। ये काफ़ी अहम होगा, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। कल बंगाल की गवर्नमेंट ने एक अपराजिता एक्ट को पारित किया है, अपराजिता बिल को पेश किया है और वहाँ पर पारित किया गया है। अपराजिता एक्ट को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। हालांकि स्टेट के जो एक्ट होते हैं वो ध्यान में नहीं रखने होते हैं आपको, लेकिन बंगाल आपको पता है कि इन कारणों से चर्चा में है अभी। और वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं डिक्टेटर दीदी, उन्होंने कल बोला अपने सदन में भाषण के दौरान प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। कहाँ पर इंसिडेंट हुआ है तो बंगाल में हुआ है। रक्षा, वहाँ का गृह मंत्री कौन है तो ममता बनर्जी जी हैं। वहाँ का स्वास्थ्य मंत्री कौन है तो ममता बनर्जी जी हैं। और इस्तीफा किसको देना चाहिए तो प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहिए। पता नहीं कौन सा लॉजिक लगा के किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अपराजिता एक्ट को ध्यान में रखिएगा, इसमें कई सारे प्रावधान डाले गए हैं। इस एक्ट के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। इस एक्ट में ये बोला गया है अगर इस तरह का इंसिडेंट होता है तो वो इंसिडेंट होने पर क्या होगा, वो वुमेन जो ऑफिसर होंगी, पुलिस ऑफिसर, वही इस केस को लीड करेंगी। उसके अलावा अगर विक्टिम की मौत हो जाती है तो फिर जो अपराधी होगा, अगर विक्टिम की मौत हो जाती है अगर इस तरह के रेप के इंसिडेंट में, तो जो अपराधी होगा उस अपराधी को सजाए मौत की सज़ा दी जाएगी। इस तरह के एक्ट पारित किए गए हैं। अपराजिता बिल इसका नाम दिया गया है। इसका क्या नाम है, अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल, वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ एंड अमेंडमेंट बिल 2024। इसमें ये चीज़ डाला गया है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इसको ज़रूर ही ध्यान रखिएगा। इस छोटे से इस एक्ट के बारे में डिटेल में तो आपसे नहीं पूछेगा, ये ज़रूर पूछेगा कि हाल ही में अपराजिता एक्ट जो पारित किया गया ये कहाँ पर पारित किया गया है तो वेस्ट बंगाल में किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि वेस्ट बंगाल की सरकार है
वहाँ का जो प्रशासन है ये केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि सीबीआई को जांच के लिए भी सीआईएसएफ के साथ में जाना पड़ रहा है, या तो फिर जो सेंट्रल पुलिस फोर्स है उसके ऑफिसर्स को लेकर, उसके सैनिकों को लेकर जाना पड़ता है कहीं पर जांच करने के लिए भी जाना हो तो, क्योंकि वेस्ट बंगाल की सरकार और वहाँ की पुलिस बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही है। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरोप लगाया है कि स्टेट जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। हमें किसको लेकर जाना पड़ता है, तो हमें सेंट्रल पुलिस फोर्स के जो ऑफिसर्स होते हैं या सिपाही होते हैं उनके साथ हमें जांच के लिए जाना पड़ता है। तो आप समझ ही सकते हैं किस प्रकार का डिक्टेटरशिप है ये। खुलेआम इसको डिक्टेटरशिप ही बोलना चाहिए, वही है। मानसिकता ही खराब है यहाँ पर। जब कि हमारे राज्य में हुआ है तो आप केस को हाईलाइट कर रहे हैं, आपके राज्य में हुआ है तो आप केस को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। इस तरह के जघन्य इंसिडेंट में भी इस तरह की राजनीति खेल रही हैं सारी पार्टियाँ, जो आपको दिख ही रहा होगा। आज का जो अपना आर्टिकल है वो बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है। बायोटेक्नोलॉजी का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ सकता है। भारत सरकार ने अपनी नीति को जारी किया है और बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, किस प्रकार से इसका उपयोग किया जा सकता है, उन सभी चीज़ों को हम लोग ध्यान में देखते हैं। ज़रा देखिए क्या है ये आर्टिकल, क्या था तो 30 तारीख को द हिंदू में आया था। क्या था, बायोटेक इनिग्मा कहा जाता है, मतलब कि जिसको समझना कठिन हो यही कहा जाता है। ऑन बायो 3 E3 देखो क्या होता है ये बायो E3 इकोनॉमी के लिए बायोटेक्नोलॉजी का जो उपयोग होता है प्रपोजल एंड बियॉन्ड लेख पर आधारित है। इसमें ये कहा गया है कि इकोनॉमी को लेकर हम बायोटेक्नोलॉजी को किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में कर सकते हैं, वर्तमान स्थिति हमारी क्या है और भविष्य के लिए हमें क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यही सब इस लेख में बातचीत की गई थी द हिंदू के। इसको हम लोग ज़रा डिटेल में समझेंगे और आपसे भी उम्मीद यही है कि आप इसको पूरा अच्छे से समझिएगा। ये पीटी और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हुआ। क्यों भाई, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है उसने इसको मंजूरी दी है, तो इसीलिए ये चर्चा में चल रहा है। पिछले 2-3 दिनों से अगर आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस खोलेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी भरा पड़ा मिलेगा आपको। इसीलिए एक वीडियो मैं उसको कंक्लूड कर दे रहा हूँ। जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बायो E3 यानी कि बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब आपको समझ में आया बायो E3 का क्या तात्पर्य है। इसमें 3 आते हैं, ई से कौन कौन से हैं तो इकोनॉमी है, उसके अलावा इन्वायरमेंट है और एम्प्लॉयमेंट है। तीनों के लिए हमें ध्यान में रखना है, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। इकोनॉमी के लिए करना है, इन्वायरमेंट के लिए करना है और किसके लिए करना है, एम्प्लॉयमेंट के लिए। यानी कि किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, कहीं से कुछ डॉट कनेक्ट हो रहा है क्या, जिसमें अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और एम्प्लॉयमेंट तीनों चीज़ें आती हों। किस में आती है तीनों चीज़ें, कुछ तो सोचिए किस में आती हैं, SDG में आती हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के। यानी कि सस्टेनेबल तरीके से हमें बायोटेक्नोलॉजी को उपयोग करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ये तीनों के तीनों आते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी आता है, अर्थव्यवस्था के गोल भी आते हैं और आपका कौन सा आता है तो इन्वायरमेंट तो आता ही है। यानी कि हमें किसका तो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग इस प्रकार से करना है कि तीनों ई पर हमें फ़ायदा मिले। प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, नाम ही यही रखा गया है उसका भारत सरकार के द्वारा बायो E3। ये पूछा जा सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा बायो E3 में E3 का क्या तात्पर्य है। E3 का तात्पर्य है इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। जबकि भारत ने वैक्सीन विकास जैसे महत्वपूर्ण प्रगति की है, देश द्वारा अभी भी जैव प्रौद्योगिकी की व्यापक क्षमता का पूरी तरह से लाभ उठाना शेष है। अभी भी हम कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम इसका लाभ उठा सकते हैं, जैसे जैव आधारित रासायन केमिकल हो गया, फंक्शनल फूड हो गया, परिशुद्ध जैव चिकित्सा हो गया, जलवायु प्रत्यास्थ कृषि हो गए, कार्बन कैप्चर हो गया, समुद्री अंतरिक्ष अनुसंधान शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग से हम एनिमल फ्री मिल्क यानी कि ऐसे मिल्क जिनको लैब में बनाया जाता है और वो जो ओरिजिनल दूध होता है उसी के समान गुण, धर्म और स्वाद रखते हैं वो अपने अंदर में, तो उस प्रकार के मिल्क भी हम बना सकते हैं। और उस प्रकार के मांस का उत्पादन भी किया जाता है लैब में, जिसका उपयोग किया जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके लोगों के पोषकता को हम भरपूर भी कर सकते हैं। बायो 3 एक आशाजनक कदम है, लेकिन दीर्घकालिक पूंजी निवेश के अनुकूल माहौल बनाना, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है। उन्होंने बोला कि पहल तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको निवेश के लिए दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। सेंट्रल को और स्टेट को मिलकर काम करना पड़ेगा, एक जैसी नीति का निर्माण करना पड़ेगा, जिससे देश में संपूर्ण रूप से इसको बढ़ावा मिल सके, केवल नीति के स्तर पर बात ना हो। अब जरा देखते हैं कि वर्तमान में भारत में क्या स्थिति है बायोटेक्नोलॉजी की।
तो भारत विश्व भर में जैव प्रौद्योगिकी के लिए 12 गंतव्यों में से एक है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य है। भारत के जैव अर्थव्यवस्था में 2024 में अनुमानित 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी। ये कुछ आंकड़े हैं जो आपको उपयोग करने हैं। जैव प्रौद्योगिकी को सनराइज क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। सनराइज का मतलब ऐसे क्षेत्र जो बहुत ज़्यादा बूम कर सकते हैं। 2024 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की भारत की महत्वाकांक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये भारत वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी बाजार में लगभग 3% हिस्सेदारी के साथ नवोन्मेषी वहनीय स्वास्थ्य देखभाल समाधान प्रदान करने के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। भारत में जैव प्रौद्योगिकी की श्रेणियाँ क्या क्या है? बायोफार्मास्यूटिकल है, दवा और टीकों का निर्माण की बात कर रहे हैं हम लोग। बायोसिमिलर्स है के क्षेत्र में जहाँ घरेलू बाजार में सबसे अधिक संख्या में बायोसिमिलर्स को मंजूरी दी गई है। जैव कृषि के क्षेत्र में हम इसका उपयोग कर रहे हैं, जहाँ पर जैव कृषि में क्या है कि 55% भारतीय भूमि कृषि के लिए समर्पित है। जैव कृषि क्षेत्र में 2025 तक जैव अर्थव्यवस्था में अपने योगदान को लगभग दोगुना कर 10.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की क्षमता है हमारे पास में। जैव औद्योगिकी यानी कि उद्योग में भी हम इसका उपयोग कर रहे हैं, कृषि में उपयोग कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल में इसका उपयोग कर रहे हैं। अलग अलग आयाम दिख रहे हैं आपको। इसका उपयोग लिखिए बीच में और चारों तरफ क्या लिखिए? यहाँ पर लिखिए एग्रीकल्चर, यहाँ पर लिखिए इंडस्ट्री, यहाँ पर लिखिए फार्मा उद्योग। ये सारे अलग अलग उद्योग हो गए। जैव आईटी और जैव सेवाएं, बायो आईटी और बायो सर्विस। भारत में अनुबंध, विनिर्माण, अनुसंधान, नैदानिक परीक्षणों की प्रबल क्षमताएं मौजूद हैं। अमेरिका के बाहर भारत में ही सबसे अधिक संख्या में अमेरिका के एफडीए द्वारा अनुमोदित संयंत्र संचालित हैं, जिनका उपयोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तकनीक को बायोटेक्नोलॉजी से जोड़ने में किया जाता है। अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा ये काम भारत में ही किया जाता है। सरकारी पहले कौन कौन सी इससे जुड़ी हुई? तो ग्रीनफील्ड फार्मा चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण के लिए स्वचालित मार्ग से 100% एफडीआई की अनुमति देती है। चिकित्सा उपकरण जो होते, हॉस्पिटल कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा तरह तरह के वहाँ पर उपकरण लगे रहते हैं। उन उपकरणों के निर्माण में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। एफडीआई नीतियाँ अनुकूल हैं, जिनमें ब्राउनफील्ड फार्मा और चिकित्सा उपकरणों के लिए विशिष्ट मार्ग भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2021 से 2025, यही पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास नीति जो है ये कब से कब तक के लिए चलाया गया है? 2020 से 2025 के लिए, 2021 से 2025 के लिए, 2022 से 2026 के लिए, या 2020 से 2047 के लिए? तो 2047 वाले पर ही मारेंगे आप लोग। इतना ज़्यादा अंदर आपने 2047 रट लिया है, वही मारेंगे। ये 5 सालों के लिए था, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नवाचार, ट्रांसलेशन, उद्यमिता व औद्योगिक विकास वैश्विक स्तर प्रतिस्पर्धी बनाना है। 2025 तक 150 बिलियन डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था में परिणत करना है। 2025 तक हमें क्या करना है? 150 अमेरिकी डॉलर जो है, बिलियन अमेरिकी डॉलर, वहाँ तक हमें अपने जैव टेक्नोलॉजी में हमें अपने इकॉनमी को पहुँचाना है। इकॉनमी को हमें 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक जैव टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में लेकर जाना है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने किसानों को वैज्ञानिक और संस्थाओं से जोड़ने के लिए 51 बायोटेक किसान केंद्रों का उद्घाटन किया है, जहां पर किसान क्या कर सकेंगे? किसान जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं उनसे जुड़ सकेंगे और उनसे जुड़कर क्या कर सकेंगे? सीख सकेंगे कि किस प्रकार से बायोटेक का उपयोग जो है वो एग्रीकल्चर में किया जा सकता है। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लिखना पड़ेगा एग्जामिनेशन में कि भारत सरकार क्या क्या कर रही है। केंद्रीय बजट 23-24 में सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से धन, वेस्ट टू वेल्थ संयंत्रों की घोषणा भी की। ये भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही वेस्ट टू वेल्थ का क्रिएशन हो सकता है। कचरे से पैसे का निर्माण, ये भी उसी की मदद से हो सकता है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट तो है ही। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने सितंबर 2007 में प्रथम राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति की घोषणा की थी। भारत सरकार के द्वारा कब पहली बार राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति की घोषणा की गई थी? तो 2007 ईस्वी में की गई थी। 2007 ईस्वी में किया गया था, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, भारत के लिए जैव प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है? महत्व से ही पूछा जाएगा आपसे। 3 ई जो हैं हमारे लिए, वो तो सबसे बड़े हैं ही। अब उस 3 ई को बायो, E3, इस ई में क्या क्या था बंधुओं? एम्प्लॉयमेंट था, याद हो जाना चाहिए। इन्वायरमेंट है और इकोनॉमी है। अब इसको सब डिवाइड कर दीजिए। इन्वायरमेंट में क्या क्या हो सकता है, इकोनॉमी में क्या क्या हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या हो सकता है, इसी को सब डिवाइड कर दीजिए और फिर देखिए वहाँ पर क्या क्या हो सकता है, उसी को लिख दीजिए। हो गया महत्व कि हमें इन क्षेत्रों में काम करने को मिल जाएगा। ये सारे महत्व हो गए। इसी प्रकार से तोड़ा जाता है। 2 चीज़ें पता हो तो उसको 4 में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, एग्जाम में बड़ा काम आएगा।
बायोटेक में व्यापक संभावना है। भारत का बायोटेक उद्योग विस्फोटक वृद्धि के साथ तैयार है, मतलब कि बहुत तेजी से गति से बढ़ने के लिए तैयार है। जो अनुमान है कि 2025 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। बायोकॉन ऐसी जैसी सफलता कहानी भारतीय बायोटेक कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। बायो E3 जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद जैसी चीज़ों में भी हमें अच्छा खासा मदद कर रहा है, जिससे संभावित रूप से लाखों उच्च कुशल रोजगार अवसर उत्पन्न होंगे। भारत के जीडीपी में योगदान मिलेगा। एक चीज़ यहाँ पर डीमेरिट भी दिखा, आपको ध्यान नहीं दिया आपने। क्या डीमेरिट था भाई? स्किल्ड जॉब ओनली क्रिएट होगा, इसमें केवल और केवल स्किल्ड जॉब ही क्रिएट होगा। नॉर्मल लोगों के लिए जॉब नहीं होगा। जो हाई स्किल्ड और हाई एजुकेटेड लोग होंगे केवल उन्हीं को जॉब मिल सकेगा। ये सामान्य लोगों के लिए जॉब की संभावना इसमें कम दिख रही है, अभी के लिए तो कम ही दिख रही है। ये आपको डीमेरिट पहचानना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ था, देखिए उच्च कुशल, तो आपको समझ जाना चाहिए था। उच्च कुशल जैसे ही हो गया तो थोड़े से सेक्टर के लिए हो गया, थोड़े क्षेत्र हो गया। वैक्सीन कौशल, वैक्सीन उत्पादन में भी हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। भारत वैक्सीन उत्पादन में 60% की हिस्सेदारी रखता है दुनिया भर में, और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की मांग के 40 से 70% की पूर्ति भी करता है भारत। सीरम इंस्टीट्यूट उसका उदाहरण है। कृषि क्रांति में भी हमें काफ़ी ज़्यादा इसमें योगदान मिलेगा, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जलवायु प्रत्याशी फसलों से लेकर उन्नत पोषण सामग्री तक के व्यापक क्षेत्र शामिल हैं। जलवायु अनुकूल किसी बीज का निर्माण करना हो, या फिर उन्नत बीजों का निर्माण करना हो, या तो सूखा से जो प्रभावित ना हो इस प्रकार का बीज का निर्माण करना हो, तो इस तरह के नए नए वेराइटीज़ के बीज का निर्माण हम बायोटेक के माध्यम से ही कर सकते हैं। बीटी कपास, बीटी उत्पाद जो होते हैं वो तो हैं ही इसका उदाहरण। सूखा प्रतिरोधी तो आप देख ही रहे हैं। पर्यावरण सुरक्षा में भी हमें काफ़ी ज़्यादा योगदान मिल सकता है इसका। प्रदूषित स्थलों की सफाई के लिए बायो रेमेडियन तकनीक का विकास किया जा रहा है, जहां मुंबई के वार्सोवा समुद्र की सफाई जैसी सफल पायलट परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। एक उदाहरण भी हो गया आपके लिए। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक और जैव आधारित सामग्रियों के विकास से भारत के अपशिष्ट प्रबंधन को भी दूर किया जा सकता है। भाई अपशिष्ट प्रबंधन में भी हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। अपशिष्ट संकट को भी दूर किया जा सकता है। कचरे का प्रबंधन, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? प्लास्टिक इस प्रकार के जो डिग्रेडेबल हों, इस प्रकार के प्लास्टिक जैसे सामग्रियों का निर्माण बायोटेक की मदद से, जो बायोडिग्रेडेबल हों, जो आसानी से पर्यावरण में विलीन हो जाएं, पता भी ना चले। जो प्लास्टिक होता है वो जल्दी पर्यावरण विलीन नहीं है, तो बल्कि छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक बन जाते हैं, और हमारे ब्लड तक में पहुंच गया है माइक्रो प्लास्टिक। इसके अलावा कार्बन कैप्चर विधि में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, यानी कि पर्यावरण से कार्बन को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। नवप्रवर्तन पारिस्थितिकी तंत्र भारत का जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की जीवंत नवप्रवर्तन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दे सकता है। 5000 से अधिक बायोटेक स्टार्टअप हैं देश में, जिसमें बेंगलोर में कई सारे हैं, और अटल इनोवेशन मिशन के तहत भी हम इसको बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपको क्या क्या ध्यान में रखना है कि किन किन क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है। एग्रीकल्चर में किया जा सकता है, कचरे के प्रबंधन में किया जा सकता है, फार्मास्यूटिकल में किया जा सकता है, बीजों के उत्पादन में किया जा सकता है, पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए किया जा सकता है, इकोनॉमी के लिए किया जा सकता है। स्टार्टअप बहुत सारे इसमें बन रहे हैं, जिससे रोजगार क्रिएशन भी हो सकता है। ओके, और कहाँ कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं? तो समुद्र में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। समुद्री जो जल होते हैं उनको पीने लायक बनाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जैव प्रबंधन में भी किया जा सकता है। सैन्य उपयोग के लिए भी किया जा सकता है इसका उपयोग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। कई सारे उपयोग मैंने आपको बताए हैं। महत्व के कई सारे क्षेत्र मैंने आपको समझाए भी हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या है बायोटेक्नोलॉजी वो भी बताया है आपको। क्यों अभी चर्चा में है? तो सरकार ने बायो E3 पॉलिसी का ऐलान किया है। E3 का मतलब क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ से सवाल पूछा जाएगा आपके मेंस एग्जामिनेशन में, तो वहाँ पर इसको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा? देखिए अगला न्यूज़ क्या है कि एम्ड साउथ चाइना सी टेंशन, प्रधानमंत्री मोदी जो है ब्रुनोई टू डिस्कस डिफेंस टाइज। प्रधानमंत्री मोदी जी ब्रुनोई के साथ में डिफेंस टाई को डिस्कस करेंगे, और पहली बार किसी प्रधानमंत्री के द्वारा वहां की यात्रा की गई है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ब्रुनोई के साथ हमें पहले ही रिलेशन को बनाना चाहिए था, लेकिन हमने बहुत देर किया है। फिर भी चलिए, देर आए दुरुस्त आए। प्रधानमंत्री जो वहाँ पर गए, ब्रुनोई के दारुसलाम में गए हैं, और वहाँ पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह से सम्मानित भी किया गया है। ब्रुनोई का हम लोग मैपिंग भी करेंगे और थोड़ा सा समझेंगे भी। ब्रुनोई के साथ हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे रहे हैं। आसियान में भी शामिल है ब्रुनोई, तो हमारे रिलेशन आसियान के साथ भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। हालांकि हमने उसको स्ट्रेटजिक जो इम्पोर्टेंस होना चाहिए था वो अभी तक नहीं दिया है। पता नहीं क्यों नहीं दिया है, ये भी नहीं पता। हमारी विदेश नीति थोड़ी सी अब जाके और जागी है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या है
कि हमारे जो नेवी के कई सारे जो व्हीकल हैं INS अलग अलग जो हैं वो काफ़ी बार विजिट करते रहे हैं ब्रुनोई के अलग अलग पोर्ट पर। कोविड के समय भी गए थे और पासेक्स जो एक्सरसाइज होता है उसमें भी पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे कई सारे शिप वहाँ पर गए थे। तो ऐसा नहीं है कि ब्रुनोई हमारे लिए बिल्कुल ही अनजान सा देश है। हमारे रिलेशन उसके साथ में अच्छे रहे हैं, व्यापारिक रिलेशन भी हैं, सैन्य रिलेशन भी रहे हैं, लेकिन उसको फॉर्मल स्वरूप एक दिन नहीं दिया गया था। सरकार के स्तर पर उसको बढ़ावा देने की कोशिश नहीं की गई थी। वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने यात्रा की और विदेश नीति को थोड़ा सा पैसिव की जगह पर एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं हम, कि ज़रूरी नहीं कि हम हर बार डिफेंस में ही अपने बचाव लें, हम एक्टिव तरीके से आपको परेशान भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे आसपास घेराबंदी करेंगे तो हम भी आपके आसपास में कर सकते हैं। इसी के तहत में भारत के प्रधानमंत्री जो है, भारत की सरकार ब्रुनोई को प्राथमिकता देने जा रही है। डिफेंस टाइज भी मजबूत किया जाएगा, करना भी चाहिए था काफ़ी पहले ही। इसमें देखेंगे हम लोग कि दक्षिण चीन सागर का थोड़ा सा लोकेशन देखेंगे, दक्षिण चीन सागर के महत्व को देखेंगे, ब्रुनोई के मैप को देखेंगे, ब्रुनोई के साथ हमारे रिलेशन जो बनेंगे अभी डिस्कस हो जाएगा आज। उसके बाद हम लोग उसको डिटेल में भी अध्ययन करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। फिलहाल आप ब्रुनोई का मैपिंग ज़रा कीजिए। हमारे एक्ट ईस्ट नीति का भाग है ब्रुनोई। एक्ट ईस्ट नीति जो है, पहले था लुक ईस्ट, अब उसको एक्ट ईस्ट कर दिया गया है। एक्ट ईस्ट नीति का भाग है जिसमें हम चीन के साथ दरअसल जो अपने शक्ति संतुलन है उसको बनाने की कोशिश करते हैं। पूर्वी देशों के साथ, भारत के पूर्वी सीमा की तरफ या भारत के पूर्व में जो स्थित देश हैं, संगठन हैं, उनके साथ अपने रिश्ते को प्रगाढ़ करने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक रूप से हो तो इकोनॉमिक रूप से हो, स्ट्रैटेजिक रूप से हो जिसमें सैन्य और सामरिक चीज़ें शामिल होती हैं तो उस दृष्टिकोण से भी, या किसी भी दृष्टिकोण से, कल्चरल दृष्टिकोण से भी हम एक्ट ईस्ट में देखते हैं। एक्ट ईस्ट और लुक ईस्ट में फ़र्क यही था कि लुक ईस्ट में कल्चरल एंगल शामिल नहीं था, जबकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कल्चरल के एंगल को, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को भी शामिल किया गया था। इस शब्द को ध्यान में रखिएगा, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य एक्ट ईस्ट पॉलिसी में शामिल है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया 2014 के बाद। लुक ईस्ट पॉलिसी को नरसिम्हा राव जी ने शुरू किया था तो 1991 ईस्वी में। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जरा हम लोग ब्रुनोई के मैपिंग को करते हैं और डिफेंस टाई वगैरह जो होंगे वो आने वाले कुछ दिनों में आर्टिकल जब आएंगे इससे रिलेटेड तो उसमें हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से डिफेंस टाई पर भारत सरकार ने अभी साइन किए हैं। ये भी चीज़ है कि क्या ब्रुनोई के साथ हमारे रिलेशन 10 साल 15 साल पुराने हैं? नहीं, भारत और ब्रुनोई के रिलेशन 40 साल से लगभग में हैं, 40 साल के साथ में लगभग में हैं। और वहाँ के सुल्तान हैं हाजी हसनल बोलकीह, ये जो हैं इनके साथ में हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन भी रहे हैं। वहाँ का रॉयल फैमिली है, वहाँ पर रॉयल फैमिली होती है, उनके साथ हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो ज़रा देखिए ब्रुनोई का मैपिंग देखिए, ब्रुनोई का मैप थोड़ा सा देख लेंगे तो सही रहेगा। और फिर बोर्नियो और ब्रुनोई में अंतर है। बोर्नियो आइलैंड है, ब्रुनोई उस पर स्थित एक देश है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैप से आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक छोटा सा फैक्ट देखिए, यहाँ पर और लिखा हुआ है कि हमारे जो नेवी के रिलेशन है, सेना का रिलेशन, वो तो हैं ही, इसके साथ साथ इसरो ने अपना एक क्या स्थापित किया हुआ, इसरो एस्टैब्लिश टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड स्टेशन ब्रुनोई में एक स्थापित किया हुआ है। 2000 ईस्वी में किया था, जो ट्रैक और मॉनिटर करता है किसको, तो इंडियन सैटेलाइट वगैरह जो है, लॉन्च व्हीकल जो लॉन्च किए जाते हैं उसको ट्रैक करने के लिए ब्रुनोई में एक छोटा सा स्टेशन इसरो ने स्थापित किया हुआ है। कहाँ पर, तो ब्रुनोई में 2000 ईस्वी में स्थापित किया था। ये भी ध्यान में रखिएगा। यानी कि हमारे स्पेस के क्षेत्र में भी थोड़ा सा छोटा सा तो रिलेशन है ही। हमारे इसरो का वहाँ पर एक ट्रैकिंग सेंटर स्थापित है जिसके माध्यम से अपने सैटेलाइट को और अपने सैटेलाइट के साथ साथ अपने जो अलग अलग चीज़ों को हम लॉन्च करते हैं उसको ट्रैक करते हैं हम। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए इसका मैप ज़रा देखिए, साउथ चाइना सी दिख रहा होगा आपको, साउथ चाइना सी है ये पूरा का पूरा, ये साउथ चाइना सी है। और ये रहा कौन सा देश, तो ब्रुनोई रहा। ये पूरा आइलैंड जो है ये बोर्नियो आइलैंड कहलाता है। इसमें मलेशिया भी है और ब्रुनोई भी है। ब्रुनोई ये रहा, ब्रुनोई आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ पर इसका ये कैपिटल है, बड़ा सा नाम है, इस नाम को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये मलेशिया है, मलेशिया है, मलेशिया के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। ये छोटा सा देश है, यहाँ पर जो आसियान है उसमें सबसे छोटा देश ब्रुनोई ही है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये दक्षिणी चीन सागर है, ये मलेशिया का ही है, ये भी मलेशिया ही स्थित है, ये भी मलेशिया का ही है। मलेशिया काफ़ी विस्तृत है, यहाँ पर मलेशिया के साथ में ही इसका सीमा भी लगता है, इसको ध्यान में रखेंगे। दक्षिणी चीन सागर है, यहाँ पर आपको फिलीपींस दिखेगा ऊपर और यहाँ पर वियतनाम वगैरह दिख सकते हैं आपको। देखिए क्या है दक्षिण चीन सागर का महत्व क्या है, तो सामरिक स्थिति इसकी ऐसी है जिसके कारण से इसका विवाद उत्पन्न होता है। दक्षिण चीन सागर की सीमा, अब इस सीमा को ध्यान में रखना है, ये पूरा ध्यान में रखना है, इसमें सारा याद रखना है आपको किससे किससे लगती है।
उत्तर में चीन और ताइवान से, पश्चिम में भारतीय चीनी प्रायद्वीप वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर से लगती है पश्चिम में। ठीक है। दक्षिण में इंडोनेशिया, ब्रुनई या पूर्व में फिलीपींस से लगती है। पश्चिमी फिलीपींस सागर के रूप में जाना जाता है। यह ताइवान जलडमरू मध्य द्वारा पूर्वी चीन सागर से और लुजॉन जलडमरू मध्य द्वारा फिलीपीन सागर प्रशांत महासागर से दोनों सीमांत समुद्रों से जुड़ा हुआ है। लुजॉन जलडमरू मध्य कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपको मिलेगा कहाँ पर, तो दक्षिण चीन सागर के पास ही मिलेगा। और ताइवान जलडमरू मध्य तो वहीं पर है ही। व्यापारिक महत्व क्या है, 2016 में लगभग 3.37 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का व्यापार दक्षिण चीन सागर के माध्यम से किया गया है, जो इसको एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग बनाता है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार मात्रा के हिसाब से वैश्विक व्यापार का 80%, मूल्य के हिसाब से 70% हिस्सा समुद्री मार्ग से परिवहन किया जाता है, जिसमें 60% एशिया से होकर गुजरता है। वैश्विक नौ परिवहन का 1/3 हिस्सा दक्षिण चीन सागर से गुजरता है। अगर दुनिया भर में 100 जो व्यापार के लिए शिप गुजरते हैं तो उसमें से 33 कहाँ से गुजरते हैं, तो ये गुजरते हैं दक्षिण चीन सागर से। अब इसी से आप इसका महत्व समझ सकते हैं। और इस पर कब्जा जमा रहा है कौन, तो चीन। यहाँ पर कई सारे आर्टिफिशियल आइलैंड का निर्माण भी किया उसने, यहाँ पर सैन्य पट्टियों का भी निर्माण किया और पूरा का पूरा दक्षिण चीन सागर को ही हड़पने के फिराक में है, हड़प भी लिया है। फिलीपींस के साथ रोज़ ही उसके क्लैश हो रहे हैं। रोज़ आप न्यूज़ में देखेंगे दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और चीन के बीच में क्लैश हुआ है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन दक्षिण चीन सागर पर बहुत अधिक निर्भर है, जिसका अनुमानित 64% व्यापार इसी क्षेत्र से होता है। इसके विपरीत अमेरिका का केवल 14% व्यापार इस यहाँ से होता है। भारत और अपने लगभग 55% व्यापार के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर है। हमारे आधे से अधिक व्यापार इसी क्षेत्र से होकर होते हैं। 55%, 55% व्यापार हमारे यहीं से होते हैं। मत्स्य क्षेत्र दक्षिण चीन सागर एक समृद्ध मत्स्य का भी क्षेत्र है। इस क्षेत्र के लाखों लोगों का आजीविका और खाद्य सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में प्राकृतिक संसाधन ही पाए गए हैं। गैस भी पाया गया है यहाँ पर भारी संख्या में। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़े यहाँ पर चट्टान मिले हैं जहाँ पर गैस मौजूद है। दक्षिण चीन सागर में प्रमुख विवाद क्या है, दक्षिण चीन सागर विवाद का केंद्र भूमि सुविधाओं, द्वीपों और चट्टानों उनसे संबंधित क्षेत्रीय दावों के इर्द गिर्द घूमता है। यानी कि फिलीपींस बोलता है हमारा भी है, वियतनाम बोलता है हमारा भी है, मलेशिया बोलता है हमारा भी है, ब्रुनई बोलता है हमारा भी है, जबकि चीन बोलता है सारा हमारा ही है। यही तो विवाद है यहाँ पर। दक्षिण चीन सागर प्रमुख द्वीप और चट्टान संरचनाएं स्प्रेटली द्वीप समूह, पार्सेल द्वीप समूह, प्रैटस, नाटूना द्वीप तथा स्कारबेरोस सोलो हैं। ये सारे द्वीप जो हैं आपसे पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहे स्प्रेटली द्वीप समूह, पैरासेल द्वीप समूह, प्रैट्स जो है या नटूना द्वीप है, ये सब कहाँ पर हैं? ये सब हैं एशिया में। एशिया मतलब कि हिंद महासागर में स्थित हैं। ये सभी के सभी दक्षिण चीन सागर में स्थित हैं। ये सभी भूमध्य सागर में स्थित हैं। ये सभी लाल सागर में स्थित द्वीप हैं जहाँ पर हूतियों ने अटैक किया। इस तरह के सवाल आपसे पूछ सकता है, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कृपया करके इनको ध्यान में रखें। ऐसे ही टॉपिक से पीटी के क्वेश्चंस बनते हैं। इस क्षेत्र में लगभग 17 प्रवाल द्वीप और टापू विवाद का अधीन है। चीन, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान सभी इन पर अपना दावा करते हैं और चौकियाँ भी बना रखी है इन्होंने। चीन अपने 9 डैश लाइन, यानी कि ये दक्षिण चीन सागर है, यहाँ पर सारे देश हैं, तो उसने 9 लाइन खींचा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बोला कि यही वो सीमा है 9 डैश लाइन, हमारा ही खींचा हुआ है और हम ही इसको सीमा मानते हैं, आपको ही मानना पड़ेगा। के साथ समुद्र के 90% हिस्सों पर दावा करता है। वो बोलता है कि 90% द्वीप हमारे ही हैं और सैन्य प्रतिष्ठानों का भी निर्माण कर लिया उसने। चीन पार्सेल व स्ट्रेप्टी द्वीप समूह में विशेष रूप से सक्रिय है। 2013 में व्यापक ड्रेजिंग और कृत्रिम द्वीप निर्माण में संलग्न होकर 3200 एकड़ नई भूमि का निर्माण कर लिया है उसने लगभग में। वहाँ पर आर्टिफिशियल द्वीप बना लिए हैं उसने। चीन निरंतर तटरक्षक के कारण से स्कारबेरोस सोल को भी नियंत्रित करता है। स्कारबेरोस जो है ये वहाँ पर द्वीप था जिस पर भी उसने नियंत्रण स्थापित कर लिया। विवाद सुलझाने के प्रयास कब कब किए गए? कोड ऑफ कंडक्ट चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन के बीच चर्चा का उद्देश्य स्थिति को प्रबंधित करने के लिए COC को स्थापित करना, कोड ऑफ कंडक्ट को स्थापित करना है, लेकिन इसमें प्रगति हो ही नहीं रही है। पार्टियों का आचरण पर घोषणा DOC वर्ष 2002 में आसियान और चीन के अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार शांतिपूर्ण विवादान समाधान के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि करते DOC को अपनाया गया था, लेकिन ये DOC जो है ये आसियान देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मध्यस्थता कार्रवाई 2013 में फिलीपींस ने समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UN क्लॉज के तहत चीन के खिलाफ मध्यस्थता कार्रवाई शुरू की। 2016 में अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने चीन के 9 डैश लाइन दावे के खिलाफ निर्णय सुनाया और कहा कि ये संगत नहीं है। हालांकि चीन ने बोला कि हम आपको इस चीज़ को नहीं मानते हैं, हम आपके फैसला को नहीं मानते, क्या कर लोगे? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, आप नाराज़ क्यों हो रहे हो? ऐसी चीज़ें हुई है, ऐसे ही हुआ है वास्तव में।
ऐसा ही हुआ है, जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ वैसा ही हुआ है। वो किसी के दावे को नहीं मानता, किसी फैसले को नहीं मानता, मनमानी करता है और इसके कारण से वहाँ का आस पड़ोस के देश परेशान हैं। तब हमने उनके साथ डिफेंस टाई को मजबूत करना है, उनको खूब भारी मात्रा में हथियार देना है, बोलना है कि लड़ो, हम आपके साथ खड़े हैं। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। यूएन क्लॉज के तहत में क्या होता है, 12 समुद्री मूल तक एक क्षेत्रीय समुद्र और क्षेत्रीय समुद्री आधार रेखा के 200 समुद्री मील तक का विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित कर सकता है। ये तो आपको पता ही होगा। 12 नॉटिकल माइल और 200 नॉटिकल माइल तक EEZ होता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, स्ट्रॉबेरी परियोजना को समझेंगे, लेकिन उससे पहले वर्ल्ड बैंक का छोटा सा न्यूज़ है। देखिए क्या है न्यूज़। वर्ल्ड बैंक ने भारत का जो इकोनॉमी को लेकर था भविष्यवाणी कि भारत की इकोनॉमी 6.6% से बढ़ेगी, उसको बढ़ाकर 7% कर दिया है। मैंने आपको समझाया था कि बहुत सारे ऐसी एजेंसियां हैं जो जारी करती ही रहेंगी, आपको क्या सबका याद नहीं रखना है। किसका किसका याद रखना है बंधुओं, मैंने समझाया था। वर्ल्ड बैंक का ज़रूर ध्यान में रखिएगा, वर्ल्ड बैंक का ध्यान में रखिएगा, IMF का ध्यान में रखिएगा, RBI का ध्यान में रखिएगा और भारत सरकार जो अपना जारी करती है ना, भारत सरकार के मंत्रालय, इन चारों के जो आंकड़े होते हैं इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड बैंक ने बोला है 7% की रफ्तार से बढ़ रहा है, तो ठीक है 7% मान लेते हैं हमारे फाइनेंशियल ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए इन्होंने बोला है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है OpenAI कंपनी है एक, OpenAI भयानक कंपनी है। ChatGPT जिसने बनाया है उसका प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी है एक। प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी क्या है और क्यों इसको AI में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अब तक का माना जा रहा है। ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट भी माना जाता है, इसको एक सीक्रेट प्रोजेक्ट भी माना जाता है। और क्या नाम है इसका, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी नाम है। इसका कुछ और नाम भी है, वो मैं आपको समझाऊंगा। इसको क्यों इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, क्यों महत्वपूर्ण है ये, ज़रा इसको देखते हैं। और ये कैसे AI को बदल के रख देगा। वाकई में स्ट्रॉबेरी नहीं है, बस नाम के लिए स्ट्रॉबेरी है। देखिए क्या है इस प्रोजेक्ट का, क्या है इस छोटा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पर चलेंगे। देखिए क्या है स्ट्रॉबेरी परियोजना। प्रारंभ में इस परियोजना को क्यू स्टार के नाम से जाना जाता था। क्यू स्टार हाल ही में चर्चा में रहा। क्यू स्टार क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी क्या है। तो भारत सरकार देश में स्ट्रॉबेरी को उत्पादन को बढ़ाने जा रही है, उससे संबंधित है, या स्ट्रॉबेरी स्कूल में बांटे जाएंगे उससे संबंधित है, AI से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, या फिर आसमान में मिला मतलब अंतरिक्ष में मिला एक क्षुद्र ग्रह है। तो प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी क्या है, इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य AI विकसित करना था जो स्वयं को प्रशिक्षित कर सके और अपनी योजना व तार्किक तर्क क्षमताओं को मानव के समान स्तर तक बढ़ा सके। इसीलिए इसको खतरनाक माना जा रहा है। ये जो AI बना रही है OpenAI कंपनी, जिसने ChatGPT बनाकर धमाल मचा दिया था, जिसने बोला था कि ChatGPT जो होगा ये गूगल को रिप्लेस कर देगा। कई हद तक गूगल के जो सर्च हैं उसको कम भी किए हैं ChatGPT ने। आप भी AI का उपयोग कीजिएगा, अगर नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे। यूज कीजिए, सीखिए ज़रा कि AI क्या है, किस प्रकार से काम करता है। कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करके देखिए, कोई पैसा थोड़ी ना कटेगा। पैसा लगे वहाँ पर मत खर्च कीजिएगा, फ्री वाले AI का यूज़ कीजिएगा, है ना। देखिए तो इसको क्यों इतना ज़्यादा चिंता का सबब भी माना जा रहा है, क्योंकि OpenAI ने बोला है कि हम जो मानव के जो सोचने की स्तर होते हैं, क्षमता होती है, उस स्तर को हम मैच करने वाले हैं। इंसान जो सोच समझ सकता है, इंसान जिस प्रकार से फैसले ले सकता है, उस तरह का AI 2024 में ही आने जा रहा है। ये जो ChatGPT है इसको 2023 के आसपास लाया गया था और 2024 में मानव स्तर का ChatGPT 5 लॉन्च होगा। मानव स्तर का 2 साल में पहुंच गया है AI, तो अगले 10 साल में कहां पर होगा आप समझ भी नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते हैं कहां पर होगा ये। ऑगमेंटेड रियलिटी और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जब आ जाएंगी तो वर्तमान की जितने AI हैं ये सब आपको बच्चे लगेंगे। देखिए क्या इसमें बोला गया है कि मानव समान स्तर तक बढ़ सकेगा, ये सीखेगा, ये दुनिया भर की चीज़ें खुद से सीखेगा, खुद के फैसले ले सकेगा। इसी प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी भी नाम दिया गया है। कई सारे दुनिया भर के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने बोला है कि इसको बंद कर देना चाहिए, ये सही नहीं है, ये मानव से भी आगे निकल जाएगा। यह परियोजना स्वायत्त अनुसंधान करने, जटिल निर्णय लेने की AI की क्षमता की महत्वपूर्ण सुधार कर सकती है। रिसर्च कर सकता है अब AI, स्वायत्त तरीके से, ऑटोनोमस तरीके से रिसर्च कर सकता है। जटिल निर्णय, कॉम्प्लेक्स जो निर्णय होते हैं वो भी ले सकता है। ये कॉम्प्लेक्स निर्णय क्या होते हैं, कई सारे ऐसे निर्णय होते हैं जो मशीन नहीं ले सकते, केवल इंसान ही ले सकते हैं। मानवीय मस्तिष्क इमोशंस के आधार पर, परिस्थिति में जो जिस परिस्थिति में है उसके आधार पर कुछ कठिन निर्णय लेते हैं जो मशीन कभी भी नहीं ले पाते हैं।
इस चीज़ को भी निर्णय लेने में सक्षम बना देगा ये एआई, इतना शानदार होगा ये। ओपन एआई का लक्ष्य इस परियोजना के माध्यम से एआई मॉडल विकसित करना है जो स्वायत्त रूप से गहन शोध कर सके, योजना बना सके, मनुष्य की तरह दुनिया को समझ सके। चिट्टी याद है आपको, रोबो मूवी का चिट्टी, रजनीकांत वाला, वैसा ही कुछ कुछ हो जाएगा ये। निगेटिव परिप्रेक्ष्य में ही हम लोग ज़्यादातर सोचते हैं, पॉजिटिव भी होगा, लेकिन क्या करें, निगेटिव चीज़ें ज़्यादा हैं तो ज़्यादा सोचना पड़ेगा ना। वर्तमान मॉडल से कैसे भिन्न होगा? वर्तमान LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मैंने आपको समझाया था क्या होता है। एक मॉडल होता है इसमें ढेर सारे हम इनपुट दे देते हैं, उसका आधार पर आउटपुट दे देता है, इतना भी ध्यान रखिएगा। नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस कर सकता है। आप और हम जो बात कर रहे हैं ये नेचुरल भाषा है, और जावा, C++ ये सब क्या है, कंप्यूटर की भाषा है। तो कंप्यूटर वर्तमान में केवल कंप्यूटर की भाषा को प्रोसेस करती है, जबकि LLM के द्वारा नेचुरल भाषा को, आपको और हमारी जो भाषा है इसको प्रोसेस किया जा सकता है। पाठ सारांशीकरण यानी कि क्रक्स आपको दे देगा किसी चीज़ को पढ़कर। रचनात्मक सामग्री तैयार करना, क्रिएटिव चीज़ें। गद्य रचना में उत्कृष्ट है, लेकिन सामान्य तर्क, ज्ञान तर्क और बहुचरणीय तर्क कार्यों में संघर्ष करते हैं। वर्तमान का जो LLM है उसकी बात कर रहे हैं हम। स्ट्रॉबेरी मॉडल उन्नत तर्क, बहुचरणीय तर्क, योजना का आवश्यकता वाले कार्यों को कर सकने के लिए डिजाइन किए गए हैं, इसकी कोई सीमा ही नहीं होगी। स्ट्रॉबेरी एआई उन कार्यों को संभालेगा जिनके लिए लंबी अवधि में कई कार्य योजना बनाने और क्रियान्वित करने की आवश्यकता होती है। तो कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनमें जॉब जाने वाले हैं। रिलायंस ने 42,000 लोगों को हटा दिया, IBM ने और डेल कंपनी 40,000 लोगों को हटा दिया, क्योंकि सारा काम अब एआई करने लग गया है। जो एआई अभी आया भी नहीं है, अब अगर ये एआई आ गया तो फिर क्या होगा। स्ट्रॉबेरी मॉडल के संभावित अनुप्रयोग क्या होंगे? वैज्ञानिक अनुसंधान, चिकित्सा अनुसंधान, इंजीनियरिंग व गणित में भी अब इसका उपयोग किया जा सकता है। कानूनी रणनीतिक विश्लेषण, शिक्षा, व्यवसाय, वित्त और रचनात्मक कलाएं, वीडियो, संगीत, ऑडियो, इन सब में भी इसका भरपूर मात्रा में उपयोग किया जा सकता है। संभावित नैतिक व्यवहारिक चिंताएं क्या हैं? नौकरी बाजार पर प्रभाव पड़ेगा, पर्याप्त कंप्यूटेशन शक्ति की आवश्यकताएं होंगी, मानव निर्मित कार्यों को पुनः प्रस्तुत करने में नैतिक विचार भी आ सकता है कि मानव निर्मित कार्य कौन से हैं और एआई ने कौन सा कार्य किया है, ये कैसे हम पहचान करेंगे। और अगर सारा काम एआई ही करेगा तो मानव क्या करेगा? घर बैठकर भूजा खाएगा और क्या करेगा? चाय पिएगा, है ना, क्या करेगा? वाकई सोचने की चीज़ है। आपको लग रहा होगा क्या है, लेकिन जिनकी 40,000 लोगों की डेल ने छटनी की है, उनसे पूछिए जाकर कि वो क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से एआई ने उनको प्रभावित किया है, तो आपको वाकई लगेगा कि ये वो चीज़ है जो चिंता का सबब भी है। पॉजिटिव चीज़ें भी हैं लेकिन नेगेटिव ज़्यादा हैं। सो ध्यान में रखिएगा, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी को बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा। हाल फिलहाल में इसको लॉन्च किया जा सकता है नवंबर-दिसंबर के आसपास तक। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच।